हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दिस इज़ राहुल। और फाइनली 3-4 दिन वेट करने के बाद आपका जो फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर है वो आ चुका है। तो भाई बीच में 3 से 4 दिन मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे पैर में भी फ्रैक्चर था और उसके साथ साथ मुझे फ़ीवर भी हो गया था, तो इसलिए रेस्ट लेना पड़ा और वीडियोस नहीं आ पाए। लेकिन अभी मैं रिकवर कर चुका हूँ। अब से वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूसली आएंगे और आप लोगों को पता है नोटिफिकेशन जो है एयरफोर्स का नेक्स्ट इनटेक का वो भी आ चुका है। जो डेट्स हमें दी गई हैं फॉर्म फिलिंग की और एग्ज़ाम की, उनसे एक भी दिन डिले नहीं किया जाएगा। सब कुछ टाइम पे होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अभी से अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो एग्ज़ाम से कम 1 महीना पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर देगा और लास्ट 1 महीने में क्या करेगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाएगा धड़ाधड़, और ताकि उसको जो वो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है वो हो जाए। एग्ज़ाम के अंदर एकदम से ये चीज़ें फेस करना आसान नहीं होता, फिर कंपटीशन वो क्लियर नहीं कर पाते इस वे में कि जस्ट सिलेबस कंप्लीट करके गए हैं, सारे सिलेबस को टच करके और एग्ज़ाम में जाके सिलेक्शन ले लेंगे। वो बहुत रेयर केस में होता है ऐसा। एग्ज़ाम के लिए क्या करना पड़ता है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, तरीका है, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो, प्लस जितना टाइम दिया जाता है वो, उस चीज़ की प्रैक्टिस अगर हम करके जाते हैं ना, तो सिलेक्शन के की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो यही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम से कम 1 से 1.5 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद जिस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम्स दे दे के देखने हैं। 1 से 1.5 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो अभी और टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर के अंदर क्या करेंगे हम, आज हम एरिया अंडर कर्व और ग्राफ्स की प्रैक्टिस को कवर कर लेंगे और इसी के साथ हम वन डायमेंशनल मोशन जो हमारा चैप्टर था वो ख़त्म कर देंगे। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था स्लोप। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया अंडर कर्व। तो आइए समझ लेते हैं एरिया अंडर कर्व के कॉन्सेप्ट्स को। तो भाई जिस तरीके से मैंने स्लोप बताया था उसी तरीके से मान लीजिए अब हमारे पास ग्राफ गिवन वाई एक्स ग्राफ, तो इसके अंदर कोई कर्व गिवन है। तो पिछली बार हमने बात की थी इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे या किसी भी इंटरवल में इसके स्लोप के बारे में। अब की बार हम बात करते हैं इस कर्व पे के किसी भी इंटरवल, यानी किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के नीचे जो एरिया होगा, यानी एरिया अंडर दिस कर्व होगा, एरिया अंडर दिस कर्व होगा, वो हमें क्या देगा। तो एक बात ध्यान रख लो भाई, जैसे स्लोप के अंदर ध्यान किया था ना कि वाई एक्स ग्राफ के अंदर किसी भी कर्व का उसके किसी भी पॉइंट या इंटरवल पे स्लोप क्या देता है, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स देता है। इसी तरीके से ये बात याद रख लो, वाई एक्स ग्राफ के अंदर किसी भी कर्व के नीचे का किसी भी कर्व के ऊपर किसी भी इंटरवल के नीचे का एरिया हमें क्या देगा, y इंटू एक्स। फिर से बता रहा हूँ, तो वाई एक्स ग्राफ के अंदर कोई भी कर्व है, उसके ऊपर कोई भी इंटरवल ले लें, यानी उसके 2 पॉइंट ले लें, ये ले लिया और ये ले लिया, ये और ये। तो उस इंटरवल के नीचे का जो एरिया होगा वो क्या देगा हमें, y इंटू एक्स की प्रोडक्ट। तो एरिया अंडर कर्व के लिए इतना कंसेप्ट है। देखो आओ इसकी मदद से अभी क्या समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो तो भाई अब है हमारे पास वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अंदर कोई भी कर्व है, उसके 2 पॉइंट हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी ये इसका एक इंटरवल हो गया इस कर्व का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का। तो इस कर्व के नीचे
इस इंटरवल में जो एरिया है वो हमें क्या देगा पता है? जिस तरीके से वो y इंटू एक्स देता था उस केस में, इस केस में देगा v इंटू टी। अब मेरे को बताना ये चीज़ किसके इक्वल होती है? हमें पता है v होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी टी आ गया इक्वल डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये है कि वी टी ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर कर्व है वो क्या देता है? वी और टी की प्रोडक्ट, और वी और टी की प्रोडक्ट यानी वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पता लगा लिया कि ये मान लो टाइम t1 था, ये टाइम t2 था। तो टाइम t1 से टाइम t2 तक जो इस बॉडी ने, किस बॉडी ने, जिसके लिए ये कर्व बनी हुई है, इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो किससे दिया जाएगा? इस एरिया अंडर कर्व से। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ आई होगी उम्मीद है। और अगर स्पीड, यहाँ पर वेलोसिटी की जगह स्पीड होगा तो यहाँ तो एरिया अंडर कर्व देगा हमें क्या? डिस्टेंस। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट है, अब की बार है हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो इसके अंदर कोई भी कर्व है और ये इसका इंटरवल हो गया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, t1 से t2 तक का। तो इसके नीचे का एरिया हमें क्या देगा? सिमिलरली वही जैसे वो y इंटू एक्स देता था तो ये a इंटू टी देगा। a इंटू टी, अब आप बोलोगे वही कि a होता है v अपॉन टी, यहाँ से v किसके इक्वल आ जाता है? a इंटू टी के। तो इसको वेलोसिटी देना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी नहीं, ये देता है चेंज इन वेलोसिटी। ये बात ध्यान रखना भाई, थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे यहाँ पे। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है हमें। 80 ग्राफ के अंदर कोई भी अगर कर्व है उसके नीचे का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व इन 80 ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अगर मोशन सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग सेम डायरेक्शन में है तो ये चीज़ हमें क्या दे सकती है? चेंज इन स्पीड भी दे सकती है, क्योंकि उस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो आइए अभी कर लेते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट ग्राफ्स के। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट। पहला तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर निकालना है, सेकंड फिर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, थर्ड एवरेज वेलोसिटी और थर्ड एवरेज स्पीड और फोर्थ एवरेज वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से। तो भाई देखो, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टाइम 0 था, देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। तो टाइम 0 था भाई, तो क्या था? डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी। ठीक है, तो वही पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ी ऊपर की तरफ बढ़ी, और कहाँ तक बढ़ी? अप टू 40 मीटर। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 40 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ गई। ठीक है, तो डिस्टेंस तो 40 हो गया यहाँ तक। ओके, 40 हो गया यहाँ तक, ए पॉइंट तक 40 मीटर डिस्टेंस हो गया। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट नीचे घटने लगी। ठीक है, नीचे घटती घटती दोबारा 0 पे भी आई, तो दोबारा 0 पे आई, तो यहाँ तक कितना हो गया? 40 फिर से हो गया। तो 40 प्लस 40 80 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यहाँ तक देखो। और अभी ये नीचे बढ़ गया डिस्प्लेसमेंट, अब नेगेटिव डायरेक्शन में 20 बढ़ी। ठीक है भाई, तो 20 फिर बढ़ गई, यानी अब कितनी होगी? 20 और ऐड कर दो तो 100 होगी। और फिर उसके बाद दोबारा 0 की तरफ बढ़ी हुई है, तो 20 फिर होगी, तो 120 टोटल अपने पास कितना आ गया? 120 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गया अपने पास। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस आ गया। आपको समझ तो आया होगा ना? देखो ये x गिवन है डिस्प्लेसमेंट अपने पास। तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में पॉजिटिव डायरेक्शन में 40 मीटर गया। देखो इसको मैं बताता हूँ। ये सपोज दैट ये यहाँ पे था पार्टिकल, स्टार्टिंग में 0 टाइम था, 0 डिस्प्लेसमेंट थी। इस तरफ हमने मान लिया पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है और इस तरफ मान लिया नेगेटिव है। तो पहले 40 मीटर गया, वो कहाँ देखो पॉजिटिव में, ठीक है 40 मीटर हो गया, वापस वो 0 पे आया फिर, ठीक है वापस 0 डिस्प्लेसमेंट पे आ गया, ठीक है। तो अब गया वो -20 पे, ठीक है -20 पे गया, फिर वो दोबारा 0 पे आया, ठीक है। तो इतना हुआ है मोशन। तो इसके अंदर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना हुआ है 120 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट खुद ही बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट फाइनली आके कहाँ पे रुक गया वो, देख तो लो, ये 6 है जहाँ पे t = 6 सेकेंड पे फाइनली 0 हो गई ना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई अपने पास 0, डिस्टेंस 120 मीटर। अभी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है 120 मीटर और टाइम देखना कितना लिया है। टाइम इस एक्सिस पे शोन है टाइम हमें, इस वाली पे, और सेकंड के अंदर है, तो 6 सेकंड टाइम लिया है उसने। और टोटल डिस्टेंस हमें पता ही है, यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस हम निकाल ही चुके हैं 120 मीटर, और डिवाइड कर देंगे 6 सेकंड से, तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो ये कितनी आ गई, ये साफ साइज से 20 पे कट गया, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गई अपने पास एवरेज स्पीड। फोर्थ है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, एवरेज वेलोसिटी होती है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट अभी भी बताई है कि फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल देख लो फाइनली भी उसी पोजीशन पे आ गया जिस पे इनिशियली था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज़ ऑल्सो 0। तो ये होगी क्वेश्चन के चारों पार्ट्स। अब आएंगे भी थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस। ए रॉकेट इज़ लॉन्च्ड अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ surface whose velocity time graph shown in figure, the maximum height attained by the rocket is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ है अर्थ की सरफेस से, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है, और हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो भाई यहाँ पे है अपने पास अर्थ सरफेस, ये हुआ रॉकेट लॉन्च। तो रॉकेट लॉन्च हो गया भाई। अभी स्टार्टिंग में उसके वो क्या करेगा, फ्यूल की कंबशन करेगा, फ्यूल को फूकेगा और उसके बदले में स्पीड गेन करेगा। तो अब ये ऊपर स्पीड गेन करेगा, देखो स्पीड नहीं वेलोसिटी गेन करेगा, क्योंकि ये ग्राफ के अंदर भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी बढ़ी है। देखो ये वेलोसिटी यहाँ से बढ़ी ही तो है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो वेलोसिटी ऊपर जा रही है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में तो वो उड़ना स्टार्ट किया, वेलोसिटी बढ़ी उसकी, ठीक है भाई, बढ़ती रही। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ तो रही है, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं हम, और वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकली भी समझ रहे हैं इस बात को। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ी वेलोसिटी, ठीक है। फिर ए पॉइंट तक बढ़ी, मतलब एक लिमिट तक बढ़ी हुई, हाँ बढ़ गई, यहाँ तक बढ़ी, ये पॉइंट ए पे पहुँच गए हम, ठीक है, पॉइंट ए तक बढ़ी। अब उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज़ होनी, ठीक है, पर जा तो ऊपर ही रहा है, वेलोसिटी तो घट गई लेकिन जा तो ऊपर ही रहा है, जा रहा है भाई, जा रहा है। और फाइनली दोबारा देखो ये बी पॉइंट पर पहुंच गई जब वेलोसिटी 0 होगी। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, यानी इसी टाइम पे मैक्सिमम हाइट है। उसके बाद तो देखो वेलोसिटी नेगेटिव होनी स्टार्ट, मतलब दोबारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो देखो ये वेलोसिटी आगे नेगेटिव की तरफ गई, यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखो ये नेगेटिव की तरफ गई। तो मैक्सिमम हाइट है बी तक, अच्छा भाई बी तक है मैक्सिमम हाइट। तो भाई अपने को मैक्सिमम हाइट निकालनी है। हाइट एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट ही है। अगर इस केस में देखें तो यहाँ से अगर इसको ओ माने तो ओ से बी तक की डिस्प्लेसमेंट जो हो वो मैक्सिमम हाइट ही तो है। और अभी वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हमें पता है। इसका एरिया अंडर कर्व हमें दे देगा वी टी, और वी टी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अभी बात आती है ये एरिया हम कंसीडर कौन सा करेंगे। तो एरिया हम पता है कहाँ तक का कंसीडर करेंगे, जहाँ तक मैक्सिमम हाइट अप्रोच की है, यानी बी पॉइंट तक। तो बी पॉइंट तक का एरिया देख लो, तो बी पॉइंट यहाँ पे है, यानी ये वाला जो ये बी पॉइंट हो गया। तो एरिया यहाँ तक वेलोसिटी की कर्व ने ये एनक्लोज किया है, ये सारा, ठीक है।
तो ये सारा कैसे निकाल लेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो पहली वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस, देखना पहली का कितना है, इसका बेस कितना है 20, यानी 20, और वो भी कितना सेकंड में है ना। देखो ये लिख लेते हैं ताकि हमें फाइनली वैल्यू उसकी भी यूनिट पता लग जाए, यहाँ से भी कैसे वो मीटर आएगी। तो 20 सेकेंड लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है, हाइट देख लो यहाँ से यहाँ तक ए तक की, तो वो है अपने पास 1000 और 1000 और कितना मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड कट गया, ये 2 से इस पे 10 पे काट दिया हमने, ठीक है। तो भी ये बच गया कितना 10,000 मीटर, दैट इज़ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर तो इतना मतलब इसका एरिया आ गया। एरिया आप कहोगे 10, ये एरिया किलोमीटर में कैसे आया है, अरे भाई ये यहाँ पे एरिया का मतलब क्या है, यहाँ पे एरिया क्या चीज़ दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट किलोमीटर होती है, तो इसलिए ये यहाँ पे किलोमीटर में लिख दिया हमने, ठीक है। देखो ये 10,000 मीटर आना था, उसको मैंने 10 किलोमीटर लिख दिया, ठीक है। अच्छा अभी इसका और ऐड करना पड़ेगा निकाल के, तो इसका और निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 20 से 120 तक, तो इसका मतलब 100 है इसका बेस, और 100 सेकंड, और इनटू हाइट कितनी, इसकी हाइट इसकी भी उतनी है, कितने 1000 मीटर, तो 1000 मीटर पर सेकंड। अच्छा तो सेकंड से सेकंड कट गया, और ये इससे कट जाए कितने पे 50 पे, 50 इंटू 1000, तो 50,000 मीटर, या फिर इसको अगर किलोमीटर में लिखना हो तो 50 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगी, दोनों के एरिया का सम, एक का एरिया है मतलब अरे दोनों एरिया गलत बोल रहा हूँ मैं, ये दोनों जो ये एरिया से डिस्प्लेसमेंट आई हैं उन दोनों का सम, तो 10 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, दिस मीन्स दैट यू इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 इज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके टाइम जब 0 है तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है हमें, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, विच वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, वो टाइम के साथ वेरी करता है जैसा कि फिगर में शो किया गया है, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन घटता आ गया, ये आ गया घटता, ओके। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, अच्छा तो मैक्सिमम स्पीड हमें बतानी है। तो एक बात बताओ भाई, हमें पता है एक्सेलरेशन टाइम अगर ग्राफ गिवन है तो उससे वेलोसिटी कैसे निकलती है, उसका एरिया अंडर कर्व निकाल के, लेकिन इस केस में स्पीड बोल रखा है तो स्पीड निकलती होगी इससे, तो स्पीड कैसे आ जाएगी, एरिया अंडर कर्व से, सॉरी भाई एरिया एक्सेलरेशन और जो टाइम का ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर कर्व हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रखा है स्पीड, तो स्पीड देता होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग मोशन इसका कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक डायरेक्शन में, ताकि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाए, इसलिए स्पीड दे रहा है इस केस में, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो भी इसका एरिया अंडर कर्व देगा हमें चेंज इन स्पीड, ठीक है भाई, चेंज इन स्पीड देगा, तो एक बार ये चेंज इन स्पीड निकाल लेते हैं। तो चेंज इन स्पीड कितना आ जाएगा, देखो ये चीज़ मेरे को बार बार समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना भाई, जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि इसका क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व इन 80 ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी कैसे देता है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आप लोगों को, तो इसलिए अभी डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखो भाई, इसका एरिया दे देगा हमें चेंज इन स्पीड इस केस में, और एरिया कितना है इसका, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इज़ वट 6 सेकेंड, अच्छा भाई 6 सेकेंड इंटू हाइट इज़ वट, देखो ये भाई मैं 6 बोल रहा हूँ बेस, और फिर उसको बोल देता हूँ 6 सेकेंड, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि इसका जो बेस है वो सेकंड में मतलब यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है,
इसलिए उसको सेकंड बोला गया है। ये वो वाली चीज़ नहीं है, आप इतना तो कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, तो कोऑपरेट करना भाई प्लीज़। और इसके बाद हाइट की अगर बात करें तो हाइट कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, ये इससे 3 पे कैंसिल, 3 5 ज़ा 15 मीटर पर सेकंड, इतना आ गया चेंज इन स्पीड। अच्छा, चेंज इन स्पीड को क्या लिख सकते हैं, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड इक्वल टू 15। अच्छा, इनिशियल कितनी थी, इनिशियल तो भाई 0 थी, इनिशियल 0 पुट कर दो तो फाइनल जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकंड आएगी। वेलोसिटी नहीं मतलब स्पीड जो आएगी फाइनल, वो कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकंड आएगी। और यही मैक्सिमम है, जब तक एक्सेलरेशन रहा भाई उसने बढ़ाता गया स्पीड को, और आखिर में एक्सेलरेशन जब 0 हो गया तो स्पीड बनानी बंद कर दी, तो मैक्सिमम स्पीड तो यही हुई ना, तो 15 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर, और हमें ग्राफ गिवन है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। भाई साहब गदर क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चंस का लेवल मैं अच्छा रख रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि क्योंकि हम देख चुके हैं पिछले इनटेक में क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रखा गया था, तो इसलिए हर तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। तो भाई हमें एक्सेलरेशन बताना है वी एक्स ग्राफ से। तो भाई देखो इसके लिए ये मैंने हिंट भी लिख रखा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन को हम v इंटू डी वी बाई डी एक्स, देखो मैं बता ही देता हूँ कैसे लिखा है। तो a हमें पता है कितना होता है, डी वी बाई डी टी, अच्छा डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड, ये इतना क्या हो जाएगा v, और बाकी क्या बच गया डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये v है, मतलब वेलोसिटी इनटू डी एक्स बाई ना डी वी बाई डी एक्स आ गया अपने पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें बताना है x इक्वल टू 2 मीटर पे। अगर इसके अंदर हम x इक्वल टू 2 मीटर पे ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दें, v की और डी वी बाई डी एक्स की, तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 सेकंड पे 2 मीटर पे, x इक्वल टू 2 मीटर पे। तो v देखो x इक्वल टू 2 मीटर पे कैसे निकालेंगे पहले तो यहाँ कहीं होगा भाई 2 मीटर x, देखो यहाँ होगा ना, यहाँ मान लिया हमने 2, ठीक है भाई। तो इस पे v निकालना है हमें, तो कैसे निकाले सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा एक काम कर लें, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, और tan थीटा निकालते हैं बड़े ट्राइंगल से, इससे भी और इससे भी, तो शायद v का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे, tan थीटा अगर बड़े से निकाल लेंगे तो परपेंडिकुलर जो कि क्या है, ये है, ये 10 और अपॉन बेस क्या है इसका यहाँ तक 5, ठीक है 5 से काट दिया, ये हो जाएगा 2। तो tan थीटा की वैल्यू बड़े ट्राइंगल से अपने पास 2 आ गई। अभी छोटे ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे देखो इससे, तो ये कितनी आ जाएगी परपेंडिकुलर, यानी ये जो कि v है अपॉन बेस जो कि 2 से 5 तक का कितना हो गया 3, और इक्वल टू ये पहले कितनी आ चुकी है अपने पास 2, तो v की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकंड। तो ये काम तो हमने कर दिया, x इक्वल टू 2 मीटर पे वेलोसिटी तो निकाल दी, तो ये v तो आ गया। अभी डी वी बाई डी एक्स और निकालना है, तो ध्यान से देखो डी वी बाई डी एक्स चेंज इन v अपॉन चेंज इन x। अरे भाई ये तो इस ग्राफ के अंदर कर्व का स्लोप नहीं है, इस ग्राफ के अंदर कर्व जो है उसका स्लोप नहीं है, क्योंकि हमें पता है वाई एक्स ग्राफ के अंदर कर्व का स्लोप देता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी एक्स ग्राफ के अंदर कर्व का स्लोप देगा चेंज इन वी अपॉन चेंज इन एक्स, दैट इज स्लोप।
ठीक है भाई, तो स्लोप निकालना है इस कर्व का, इस कर्व का स्लोप निकालना है। इस कर्व का स्लोप निकालने का तरीका हम एक, तो कर्व तो क्या है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का तो हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है, बता चुका हूँ मैं। तो ये देखो, इसका एंगल देख लेते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना है। तो ये कितना है, ये वाला हमने थीटा माना है, और तो ये इसका पॉजिटिव एक्स के साथ आ गया 180 माइनस थीटा, आ गया 180 माइनस थीटा। तो हमें इसका स्लोप निकालना है, तो इसके साथ टेंजेंट लगा दें, तो टेंजेंट लगा दिया भाई। तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा, तो माइनस टेंजेंट थीटा हो गया भाई। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो अभी निकाल ली थी, दैट इज़ 2, तो -2 आ गया स्लोप, जो कि इस लाइन के लिए हर पॉइंट पे सेम है। तो वो x इक्वल टू 2 मीटर पे भी उतना ही होगा, तो उतना ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम dv/dx की जगह क्या रख देंगे, -2, और v की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, दैट इज़ 6। तो 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 दैट इज़ -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया अपने पास ए की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 मीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट d अबव द ग्राउंड। तो हाइट d से एक बॉल को ड्रॉप किया गया वर्टिकली नीचे, इट हिट्स द ग्राउंड, वो ग्राउंड को हिट करती है, और बाउंस अप वर्टिकली टू ए हाइट d/2, और बाउंस कर जाती है किस हाइट तक, दोबारा d/2 तक। नेगलेक्ट करेंगे हम सब्सिक्वेंट मोशन, मतलब जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा उसको और रेजिस्टेंस को। तो उसकी वेलोसिटी वेरी कैसे करेगी हाइट के साथ, उसका ग्राफ हमें बताना है। तो भाई देखो, समझ के चलना है थोड़ा सा, दिमाग बहुत लगेगा भाई इस क्वेश्चन के अंदर। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, उसको ऊपर से ड्रॉप कर दिया, या फिर उससे भी पहले हम एक काम कर लेते हैं, हमें रिलेशन किस किस में, एच और वी में बताना है। तो एच और वी में रिलेशन हम कौन सी इक्वेशन से बता सकते हैं, एच एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट है, और वी तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में तो प्योर रिलेशन हम थर्ड इक्वेशन से ही दे सकते हैं। और उससे आसान इसलिए रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, क्योंकि ड्रॉप किया है। तो थर्ड इक्वेशन जो होगी अपने पास वो क्या है, थोड़ा सा और जूम कर लें इसको, ये कर दिया यहाँ पे फिक्स। और तो भाई थर्ड इक्वेशन जो है वो अपने पास है v² माइनस u² इक्वल टू 2as, s की जगह यहाँ h है, और u भी अपने पास 0 है, यानी v² इज इक्वल्स टू 2ah। भाई यहाँ पे हमें h और v के अंदर ग्राफ बताना है, तो खुद देखो, और h और v अगर वेरी करेंगे तो सोच के देखो, ये इक्वेशन किसकी बन रही है। एक इक्वेशन पढ़ी है y² इक्वल टू 4ax, पैराबोला की इक्वेशन होती है ना। तो ये तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई भी v और h के अंदर। तो v और h पैराबोला के तरीके से वेरी करेंगे, पैराबोला के तरीके से वेरी करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन तो कट गया भाई, क्योंकि इसमें तो घुमाव दिखाई नहीं दे रहा है, ये स्ट्रेट लाइंस कहाँ से आ गई, तो थर्ड ऑप्शन काट दिया भाई। ठीक है, इतना तो हमें इससे इक्वेशन से ही पता चल गया। अब बात करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल। उसको ऊपर से, ये थी उसकी हाइट, ठीक है, यहाँ थी, ये हो गया ग्राउंड लेवल, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, फिर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की तरफ गिराई, वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, है कि नहीं भाई, नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़वाएगी इसकी। तो देख लो एक बारी, कौन से ग्राफ के अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट से नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी। तो ये देखो भाई, फर्स्ट ग्राफ के अंदर देखो, फर्स्ट ग्राफ के अंदर आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो ये स्टार्टिंग में हाइट है ये मैक्सिमम, ठीक है भाई, और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में देखना, ये इसी तरफ तो है, एरो इसी तरफ तो कर रखा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी, यानी फर्स्ट ने तो सेटिस्फाई किया, और कोई से ने भी किया। इसमें तो भाई, इसमें क्या कर दिया, इसमें तो गड़बड़ कर रखी है,
इसमें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी ये हाइट मैक्सिमम से, तो ये तो ग्राफ कट गया क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बढ़ी ही नहीं, वेलोसिटी स्टार्टिंग में नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी और इसके अंदर एरो पहले ऊपर दे रखा है, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अभी देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन के अंदर जो है मैक्सिमम हाइट से, यानी ये हाइट मैक्सिमम यहाँ पे है और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में देखो, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ने लगी, ये ऑप्शन भी भाई दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न बन गया अब ए में और डी में। अच्छा भाई ठीक है, इतना मान लिया। तो डी में फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई वेलोसिटी, काफ़ी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी, जब तक बढ़ी जब तक हाइट ज़ीरो नहीं होगी, हाँ यानी वो सरफेस पे टकरा नहीं गई, सरफेस पे टकरा गई भाई, ठीक है। हाइट ज़ीरो होगी, देखो हाइट ज़ीरो इसमें भी होगी, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे, और इसमें भी होगी ज़ीरो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वेलोसिटी दोबारा ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, यानी वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। इस टाइम पे जब वो मूव करना स्टार्ट करेगी तो उसके पास कोलिजन के बाद भी कुछ वेलोसिटी बची होगी और वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, तो अब ग्रेविटी वेलोसिटी को घटाएगी। देखो अभी कोलिजन के बाद क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई ना, और फिर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगी तो वेलोसिटी घटती जाएगी। तो इसका मतलब अब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, देखो इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में एकदम से कुछ वेलोसिटी आ गई क्योंकि डायरेक्शन एकदम से चेंज होगी उसकी कोलिजन के कारण, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी उसकी वेलोसिटी की ऊपर की तरफ, और वो अब घटेगी। तो देखो अब जो फोर्थ और फर्स्ट ग्राफ है उसमें से पॉजिटिव वेलोसिटी कौन से ग्राफ में है, तो इसमें तो भाई नेगेटिव से स्टार्ट कर दिया फोर्थ में। तो क्यों किया ऐसा, नेगेटिव तो इनिशियल थी ही नहीं, अब तो ऊपर की तरफ हो गई थी आफ्टर कोलिजन, तो एकदम से वेलोसिटी यहाँ पहुँच गई थी पॉजिटिव डायरेक्शन में और फिर उससे घटनी स्टार्ट हुई है, देखो समझे बात को। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, डी गलत हो गया। सुपर से भी ऊपर का क्वेश्चन था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमें क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। तो किस पॉइंट पे क्या है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव है, हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास सी के अंदर देखो, खुद बताना भाई, ये सी पॉइंट है, इस पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा, तो एंगल 90 से छोटा है, एंगल 90 से छोटा है तो टेंजेंट पॉजिटिव है, और टेंजेंट पॉजिटिव है एक्स टी ग्राफ के अंदर, टेंजेंट थीटा अगर पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, तो सी पॉइंट पे तो पॉजिटिव है। डी की बात कर लेते हैं, डी पे टेंजेंट बनेगा कुछ इस तरीके का, इस तरीके का बनेगा, तो ये तो टेन जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके और पॉजिटिव एक्स यहाँ पे टी है, पॉजिटिव टी है, तो इसके बीच में 0 डिग्री एंगल, तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा। इस केस में तो वेलोसिटी जीरो, नेगेटिव तो नहीं है। अभी ई की बात कर लेते हैं, तो ई पॉइंट पे देखो ज़रा, ई पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट अगर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, कुछ इस तरीके का बन रहा है, और इस केस में जो एंगल है वो 90 से ऊपर जा रहा है, तो 90 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब टेंजेंट नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया थीटा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसी के ऊपर जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है। तो पता है हमें वीटी ग्राफ अगर गिवन हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, एरिया अंडर से, एरिया अंडर कर्व से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कब बतानी है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, मतलब उस टाइम इंटरवल में बतानी है जब एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है और रिटार्डेशन है। तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इतने में तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, क्यों, वीटी ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, स्लोप से, और स्लोप इस केस में टेंजेंट जीरो जीरो बनेगा, ठीक है। इसमें भी वही टेन जीरो जीरो बनेगा। इस केस में क्या है, यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके का आएगा, यानी 90 से छोटा आएगा, 90 से छोटा आएगा तो जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस केस में नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, और इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि
जो इस केस में स्लोप बनाएंगे उसका थीटा है 90 से बड़ा, और 90 से बड़ा अगर थीटा है तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अपने पास मेन जो इंटरवल है वो इतना है। देखो ये मंदिर सा जो दिखाई दे रहा है हमें, ये इंटरवल के अंदर हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ये इंटरवल है इसके अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो वो बताइए हमें एरिया अंडर कर्व से बताते हैं। तो ये कैसे बताएंगे एरिया अंडर कर्व, इस ट्रायंगल का एरिया ऊपर वाले का, और ये नीचे जो स्क्वायर या रेक्टेंगल बन गया इसका एरिया। तो आइए निकालते हैं दोनों का एरिया। इसका निकालेंगे पहले ट्रायंगल का, हाफ इनटू बेस कितना है इसका, बेस देख लो वही 20 से 40 तक, तो 20 बेस हो गया। अच्छा तो 20 सेकंड बेस हो गया। अच्छा अब बात करते हैं इसकी हाइट की। तो हाइट इतनी है यहाँ से यहाँ, यानी कितने से कितने, 1 से 4 3 होगी, तो ये 3, और मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और ये 20 गया इससे 10 पे, तो ये आ जाएगा अपने पास 30 मीटर आ गया। इससे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और बाकी बचा इसका नीचे जो ये रेक्टेंगल है, तो इसका क्या जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 20 से 40 तक 20, कितनी सेकंड, और ब्रेड्थ कितनी है 0 से 1 यानी 1 मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड कट गया, ये आ गया अपने पास 20 मीटर। 20 मीटर इससे आ गया 30 उससे, तो टोटल 50 मीटर अपने पास आ गई डिस्प्लेसमेंट इस इंटरवल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 20 सेकेंड तक, फॉर विच द स्पीड टाइम ग्राफ इज एज शोन। तो वही सिंपल है भाई, जूम कर लो इसको थोड़ा सा। तो जूम करते हैं तो देखो हमें t इक्वल टू 0 से लेके, मतलब टाइम 0 है वहाँ से लेके, और टाइम 20 है वहाँ तक क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बताना है। तो स्पीड और टाइम का ग्राफ अगर गिवन है तो उसके अंदर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ जाएगा ये एरिया टोटल। तो इस ट्रायंगल का एरिया वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। हाफ इंटू बेस कितना है इसका, बेस है इसका 20 मीटर, नहीं सेकंड में है, सेकंड इंटू इसकी जो हाइट है वो कितनी है मीटर पर सेकंड में, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, और 20 से ये एक गया 10 पे, तो 10 इंटू 20 आ जाएगा 200 मीटर अपने पास डिस्टेंस आ गया। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन इन फिगर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव, शायद मैं स्टेटमेंट रीड कर चुका था, सॉरी भाई ये बीच में पॉज करके मैं चाय पीने लग गया था तो इसलिए, कोई बात नहीं, एक बारी फिर पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन इन फिगर। तो एक बार इस फिगर को गौर से देखिए। तो इसके अंदर हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग यानी इसी के पैरेलल, मतलब इसी को फॉलो करते हुए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है क्या होगा। तो देखो इसका तरीका मैं बताता हूँ ज़बरदस्त आपको। तो भाई यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करेंगे वेलोसिटी को, तो इसका स्लोप हमें देगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को ऑब्ज़र्व करने के लिए स्लोप देखना होगा। तो देखो ज़रा यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, और फिर एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। तो ये थीटा, फिर ये थीटा, और फिर ये थीटा। तो एंगल आप देखो तीनों, ये छोटा था, ये बड़ा था थोड़ा सा, ये फिर उससे घट गया, और ये इससे भी घट गया। तो एंगल ध्यान से देखो घटता जा रहा है जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ, देखो इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ हम गए, तो जो ये टाइम है
इस तरफ बढ़ा और ये जो स्लोप है ये घटता जा रहा है, यानी 90 से छोटा है एंगल और अभी घटता जा रहा है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू घटती जा रही होगी। अगर थीटा घटता जा रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन कुछ पॉजिटिव थी ना, क्योंकि 90 से छोटा एंगल तो कुछ पॉजिटिव थी और उससे अब घटने लग रही है। अच्छा भाई, मतलब वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव थी और उससे नीचे अभी घटने लग रही है। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी और ये इधर है टाइम। तो स्टार्टिंग में थी कुछ पॉजिटिव, अभी घटने लग रही, घट गई। ठीक है, फिर धीरे धीरे देखो यहाँ पे ए पे आके बिल्कुल जीरो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो टेन स्लोप इसका टेंजेंट इस तरीके का आ जाएगा और इस ये एंगल बना रहा है पॉजिटिव टी के साथ जीरो, तो इसलिए टेन जीरो जीरो आ गया, यानी वेलोसिटी जीरो आ गई इस पॉइंट पे। ये ए पॉइंट था शायद, तो ए पॉइंट पे जीरो आ गई, फिर ये जीरो होगी घटती घटती। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद थोड़ा कमाल की चीज़ें हैं समझने की। ये एक बार इसको हटा लेते हैं, इरेजर किधर है भाई, ये रहा। तो अब इसको हटा लेते हैं। तो अब देखो ए के बाद ये एंगल इतना, यहाँ पे तो ये, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड भाई, एक स्टेप बैक चलते हैं। ये फिर ये इधर ये एंगल ऐसे, तो ये एंगल यहाँ ऐसे था, तो एंगल पहले इतना था अभी इतना। अभी आप बोलोगे टाइम के साथ, अब फिर पहले तो देखो ये एंगल यहाँ पे ये वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग ये एंगल है ये थीटा वन, फिर इसके अकॉर्डिंग है थीटा टू। अभी थीटा टू छोटा है थीटा वन से, तो आप बोलोगे एंगल घट रहा है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू घटेगी, वेलोसिटी घटेगी। नहीं भाई, अब की बार खेलो कुछ और है। ये थीटे देख भी लो एक बारी, ये थीटे 90 से बड़े हैं। 90 से छोटे अगर एंगल हों, सारे छोटे अगर एंगल हों, और तो क्या होता है, एंगल बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, 90 से छोटे एंगल थे और एंगल बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर उल्टा काम हो, 90 से बड़े अगर एंगल हों और एंगल फिर बढ़ता है तो वेलोसिटी घटती है। उल्टा काम हो जाता है 90 के बाद एंगल जब आता है, क्योंकि ये चीज़ आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? ये चीज़ मैं एक बारी पहले भी बता चुका हूँ भाई क्लास के अंदर, अगर आपने वो अच्छे से देखी होगी, मतलब उससे पहले की क्लास से आप अच्छे से देख रहे हो, तो आप ये चीज़ें समझ गए होगे कि टेन थीटा नेगेटिव, मतलब अगर एंगल 90 से ऊपर जा रहा है और फिर उसके बाद बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में से घटती आती है। तो इसका मतलब देखो यहाँ, तो इसका मतलब ये जो ए के पास ये वाली लाइन है, ये वाली, इसमें वेलोसिटी थी कुछ और 90 से बड़ा एंगल है तो नेगेटिव थी। और अगले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऑब्जर्व किया हमने, जिसका टेंजेंट ये बनाया है, तो इस पे थीटा अभी घट गया। तो थीटा घट गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में, मैंने बता चुका आप लोगों को, अगर 180 के बाद 180 कह रहा हूँ, 90 से पहले अगर एंगल बढ़ता है, या फिर आप घटता ले लो अभी क्योंकि इसके अंदर घट रहा है, 90 से पहले अगर एंगल घटता है ना, तो ये बड़ा था सबसे पहले, फिर उसके बाद घटा, तो वेलोसिटी घटती है। अगर 90 से बड़ा एंगल अगर घटता है तो भाई वेलोसिटी बढ़ती है, तो भाई वेलोसिटी बढ़ती है। ये चीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझनी हो ना, तो ऐसे समझ लेना, एक बारी तो टेंजेंट -120 की वैल्यू निकाल लेना, एक बारी टेंजेंट -135 की निकाल लेना। देखो माइनस के 90 के, अरे माइनस माइनस नहीं, सॉरी माइनस मत लगाओ, यहाँ प्लस ही लगा लो, प्लस लगाओ, प्लस प्लस। तो 120 से 150 गया, 135 गया एंगल, 120 से 135 गया एंगल, 90 से बड़ा था और बड़ा है एंगल, तो आप ऑब्जर्व करोगे ये ओवरऑल वैल्यू घटेगी, ओवरऑल वैल्यू घटेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड घटेगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। पहले ये कुछ इस तरफ था, तो अभी वैल्यू इस तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये ज़ीरो है, इधर पॉजिटिव है। तो आप चीज़ इसके अंदर ऑब्जर्व करोगे कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, जो छोटा एंगल है उसका ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो उम्मीद है इतना समझ आया होगा।
और नहीं भी समझ आया तो इतना ही समझ लो जस्ट वही। इसके बाद क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है तो इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है, तो इसका मतलब इससे आगे अब वेलोसिटी नेगेटिव में चलने लगी, नेगेटिव में चलने लगी, ठीक है। और नेगेटिव में चलने कैसे लगी आप वैसे मतलब मेन तरीके से अगर बात करें तो देखो 190 से बड़ा एंगल अभी घटता जा रहा है, 90 से बड़ा एंगल अगर घटता है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब अभी नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, समझ गए। तो ये ऐसा ग्राफ जौन सा होगा ना वही आंसर आएगा। अभी देख लेते हैं कौन सा ऐसा ग्राफ। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे भाई। अगर एक भी कमेंट आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, अच्छे से समझाइए ये टेंजेंट वाली वैल्यू। ऑल्दो मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप लोग बोलेंगे तो दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी ए विद क्वांटिटी बी प्लॉटेड इन फिगर। तो वेरिएशन बताया गया है क्वांटिटी ए का बी के साथ इस ग्राफ के थ्रू, इस फिगर के थ्रू, ठीक है। अभी डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन। तो भाई हमें इसकी हेल्प से क्या करना है, एक पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन डिफाइन करना है। तो भैया जो हमने मान लिया भाई कोई पार्टिकल चल रहा था स्ट्रेट लाइन में, तो हम इसकी हेल्प से उसका मोशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये इस ग्राफ को हम उसकी किन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, हाँ जो देखते हैं। तो भाई हम पहले तो मान ही लेते हैं इनमें से, देखो हमें बताना कौन सी चीज़ मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट मान लेते हैं। तो बी को हम मान लेते हैं टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पे टाइम रिप्रेजेंटेड है, तो ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अभी तो हमने बी को टाइम मान लिया, तो अगला ऑप्शन देखो, क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी, क्वांटिटी ए वेलोसिटी होगा इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। तो भाई क्वांटिटी ए को वेलोसिटी बोल रहा है अगर मोशन यूनिफॉर्म है, तो आप खुद देख लो ये वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ रही है ना यहाँ पे। तो भाई एक बात बताओ, मोशन अगर मोशन यूनिफॉर्म होता तो क्वांटिटी ए जो है वो वेलोसिटी है, ये ऑप्शन कह रहा है। तो खुद बताओ अगर मोशन यूनिफॉर्म होता तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे या सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। अरे भाई वेलोसिटी अगर मोशन यूनिफॉर्म होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती, तो ए क्वांटिटी वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर देगी ये बताओ। अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो ये ग्राफ में तो वी वेरी हो रही है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्यों क्यों क्योंकि भाई अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो क्वांटिटी ए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती, समझे, क्योंकि ये ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगले ऑप्शन पे आओ, क्वांटिटी ए इज़ डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज़ यूनिफॉर्म। अच्छा, तो ये जो क्वांटिटी ए है ये डिस्प्लेसमेंट है अगर यूनिफॉर्म मोशन है। तो खुद देखो अगर क्वांटिटी ए इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होती, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम की कर्व होती, तो इसके ऊपर टेंजेंट हम बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन होगी ये एक टाइप की स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट आता है हर पॉइंट पे सेम आता है, यानी हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम आती। ये चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है, तो वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे सेम होती। तो स्ट्रेट लाइन अगर होती, मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो है स्ट्रेट लाइन, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो वेलोसिटी इसका मतलब कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगला ऑप्शन देखो, क्वांटिटी ए डिस्प्लेसमेंट है अगर मोशन यूनिफॉर्म है, तो ऐसा तो ठीक हो सकता है अगर ये मोशन यूनिफॉर्म है तो ए क्वांटिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लो, क्वांटिटी ए इज़ वेलोसिटी, क्वांटिटी ए वेलोसिटी हो जाएगी अगर मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्वांटिटी ए क्या करेगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो क्या ऐसा ठीक है, खुद देख लो भाई। अगर ये ए वी होती यानी वेलोसिटी होती तो इसका स्लोप क्या देता हमें, स्लोप देता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन स्लोप क्या है इसका
क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता। इसका मतलब अगर क्वांटिटी ए वेलोसिटी होती तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता। तो ये भी करेक्ट, तो ऑप्शन 3 हमारे करेक्ट हो गए, एक हमारा गलत हो गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था भाई ये। अभी कर लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग 4 ग्राफ्स गिवन बिलो, जो नीचे 4 ग्राफ दिए गए हैं इनमें से देर इज ओनली 1 ग्राफ फॉर विच एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल 0 to t कैन वैनिश। मतलब जो ये नीचे ग्राफ दिए गए हैं इनमें से एक ग्राफ के लिए क्या है, एवरेज वेलोसिटी हम किसी टाइम इंटरवल के लिए 0 बता सकते हैं, सिर्फ एक ग्राफ के लिए बता सकते हैं। तो वो किसी भी मतलब किसी भी टाइम पीरियड t के लिए, तो वो कौन सा ग्राफ है, तो खुद बताओ भाई। अगर ये x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, x डिस्प्लेसमेंट को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो हमें वेलोसिटी 0 करने के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 करनी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट 0 करने के लिए मतलब कोई ऐसा ग्राफ देखना है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 होती हो। तो देखना इसमें ना तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही, ना इसमें भी एक बार भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही, ना इसमें भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही। तो वेलोसिटी एक ही ग्राफ के अंदर 0 हो सकती है, वो भी इतने टाइम इंटरवल के लिए। देखो इसको अगर कैपिटल T बोल दें तो इतना इंटरवल जो बनेगा 0 से t का, इतने के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 हो चुकी है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो चुकी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा हमारा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अपडेटेड क्वेश्चन अब की बार है, जो ये पिछला इनटेक हुआ था इसके अंदर पूछे गए थे कुछ मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आया था आप लोगों के लिए। मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ तो मेरे को पता है किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, और काफ़ी कर उन्हीं जैसे क्वेश्चंस में लेके आया था। ये काफ़ी सर्च कर किए थे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे मैंने, उनमें से सेलेक्ट किए हैं। तो उम्मीद है आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इन पे कमांड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।